नमस्कार। चेतन भारत लर्निंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रहे थे। इसके लिए हमने जो समय अवधि का चयन किया है वह 24 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समसामयिक घटनाएं रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार विषय सूची पर नजर डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज जिन हम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। पहला मुद्दा आज का हमारा है राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछला हमारा वीडियो रहा था करंट अफेयर्स का, उसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय पे कम चर्चा की गई थी। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा या विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है ना। और कई लोग इसमें ना कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ना सरकार यहाँ पे अपनी संपत्ति को बेचने की बात कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। संपत्ति को यहाँ पे बेचने की बात नहीं की जा रही है। उस संपत्ति से किस प्रकार सरकार आय को सृजित कर सकती है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक बात है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा वो है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है भारतीय सरकार के ब्याह पे। अभी ये क्या होते हैं गोल्ड बॉन्ड, पहले वो समझेंगे। किस तरह इनको खरीदा जा सकता है मार्केट से, इनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसमें किसी प्रकार का जोखिम निहित होता है या नहीं है, वो चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारत सरकार को क्या फ़ायदे होते हैं इस गोल्ड बॉन्ड को, और निवेशकों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और यह जो हम भौतिक सोना जो खरीदते हैं भौतिक रूप से, फिजिकल गोल्ड जो हम परचेस करते हैं, उससे किस प्रकार ये अलग है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है। ऐसा बोला जा रहा है ये चौथी औद्योगिक क्रांति है। इसके पहले 3 औद्योगिक क्रांति आ चुकी हैं। इसका सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अभी जो औद्योगिक क्रांति 4 है वह देखने को हमें मिल रही है। ये औद्योगिक क्रांति 4 क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अंत में देखेंगे हम CSR वेब पर सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं कि किस प्रकार खर्चों को आपको जो पहले खर्चे कर दिए हैं उनको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उन सब मुद्दों पे इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख और अभ्यास के लिए MCQ आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम चर्चा। ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा। यहाँ पे आर्टिकल रेफरेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये न्यूज़ में आर्टिकल्स थे, उसके ऊपर ही हमारा ये आज की जो चर्चा है वह आधारित रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये खबरों में क्या है। 23 अगस्त को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। उसमें बोला है उन्होंने घोषणा की है कि हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत करने वाले हैं। और इस योजना में बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार है वो अपनी संपत्तियों से आने वाले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी। उसके बारे में यहाँ निर्मला सीतारमण जी ने हमें बताया था। और क्या बोला कि ये जो पैसा होगा इसको इस्तेमाल हम बुनियादी ढांचे के लिए करेंगे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP आपको याद हो, इसमें भी हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो थी, बुनियादी ढांचा पाइपलाइन योजना जो है, उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। उसमें 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है वो, और यहाँ पे 6 लाख करोड़ रुपए हम यहाँ पे जुटाने का प्रयास करेंगे, जो करीब करीब 14% बताया जा रहा है NIP का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का 14% जो है वह यहाँ से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे सरकार अपनी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही है, सरकार के द्वारा यहाँ संपत्ति बेचने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार क्या बोल रही है। MNP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, सार्वजनिक संपत्तियों की एक सूची का नाम देता है जिसे निजी निवेशकों को पट्टे पर दिया जाएगा।
यहाँ पे हम बेच नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम पट्टे पे देंगे, किराए पे देंगे। किसको देंगे, निजी क्षेत्र के निवेशकों को यह मौका दिया जाएगा कि वो सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करें और उससे कुछ आय सृजित करें। उस आय को सरकार अपनी बुनियादी ढांचाओं के विकास के लिए खर्चा करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात यह है, महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पे ना केवल ब्राउनफील्ड संपत्तियां, अभी हम समझेंगे ये ब्राउनफील्ड और ग्राउंडफील्ड संपत्तियां क्या होती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राउनफील्ड संपत्तियां जो हैं उनको किराए पर देने की बात की जा रही है, ना कि उनके हस्तांतरण की बात की जा रही है ना। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, सरकार निजी क्षेत्र को स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा, यहाँ पे मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किराए पे दिया जाएगा, जो कि निजी क्षेत्र को दिया जाएगा और निजी क्षेत्र उससे आय का सृजन करेगा और वह सरकार को पेमेंट भुगतान कर देगा और सरकार उस पैसे का उपयोग एनआईपी के लिए करेगी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार खर्चा करने वाली है। ठीक बात है। आइए आगे समझते हैं ब्राउनफील्ड और ग्राउंडफील्ड क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि ब्राउनफील्ड एसेट्स क्या होती हैं और ग्रीनफील्ड एसेट्स क्या होती हैं। ठीक है। ब्राउनफील्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, इन पे हम किसी भी निर्माण या विनिर्माण गतिविधि को या सेवाओं को काम चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिर से एसेट बनाने की, संपत्ति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ग्रीनफील्ड एक एसेट होती है जहाँ पे अभी किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, वहाँ पे हमें किसी वस्तु का विनिर्माण या निर्माण करने के लिए हमें वहाँ पे एसेट संपत्तियों को पहले बनाना होगा। ठीक है। मतलब जो पहले से बनी हुई संपत्तियां हैं उनको हम ब्राउनफील्ड बोलेंगे और जहां पे संपत्ति बनाई जाती हैं वो ग्रीनफील्ड संपत्तियां होती हैं। तो सरकार का मानना ये है कि क्यों ना हम जो हमारी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, सदुपयोग नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, या सरकार इसमें से अधिकतम उपयोग करने में सक्षम नहीं है, संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं कर सकती है सरकार का ऐसा मानना है कि जो निजी क्षेत्र होता है वो संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सकता है, सही तरीके से दोहन कर सकता है। तो क्यों ना हम इन संपत्तियों को निजी क्षेत्र को दे दें और निजी क्षेत्र इससे पैसे कमा सकता है। ठीक बात है। और जो हमारे पास पैसा आएगा, इन संपत्तियों को किराए से देने से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए करेंगे, है ना। ये योजना तो बहुत अच्छी समझ में हमें आ रही है यहाँ से। ठीक है। सरकार केवल, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है जो आपको जानना आवश्यक है कि सरकार यहाँ पे जो आपको जो संपत्ति निजी क्षेत्र को किराए पे देगी, पट्टे पे देगी, उसका एक निश्चित समय होगा, उसके उपरांत वो संपत्ति सरकार को वापस पुनः प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो लंबे समय तक या हमेशा के लिए वो संपत्ति निजी क्षेत्र की हो जाएगी। संपत्ति हमेशा सरकार की रहेगी, वो निश्चित अवधि जो रहेगी, उस निश्चित अवधि के व्यतीत होने के पश्चात वो संपत्ति वापस से किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। जैसा कि मैं आपसे अभी पहले भी डिस्कस कर रहा था, सरकार का क्या मानना है कि संसाधनों का जो पूर्ण रूप से दोहन है वो सरकार नहीं कर पा रही। संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति है, वो एक बहुत बड़ा संसाधन होता है किसी भी सरकार के लिए। और अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं या अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र का उद्गम ही संसाधनों के सदुपयोग से आता है। अर्थशास्त्र में हमें पढ़ना यह होता है कि किस प्रकार हम अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग किस प्रकार करें, जिससे कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं या जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, उनकी अधिकतम पूर्ति हम कर सकें। तो सरकारी जो क्षेत्र होता है, सरकार ने क्या बोला कि हम नहीं कर पा रहे हैं इसका उपयोग। अब इसका उपयोग निजी क्षेत्र जो है वो सही तरीके से कर सकता है। आप विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की भी तुलना यहाँ पे कर सकते हैं कि जिन अर्थव्यवस्थाओं ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया है वह अर्थव्यवस्थाएं आज के समय में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती हैं, जबकि जिन अर्थव्यवस्थाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर दिया है वह अर्थव्यवस्थाएं या तो अल्प विकसित हैं आज के समय में या वो अभी भी विकासशील हैं। तो हमारा ये कदम, हमारी सरकार का ये कदम इसी ओर हमें आगे लेके जा रहा है कि हम भी ना निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहते हैं, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र जो होता है वो संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है, सही तरीके से उपयोग करता है।
ठीक बात है। तो इसी दिशा में ये कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। मैं इसको पहले भी बताया आपको कि सरकार जो है एनआईपी का बुनियादी ढांचा पाइपलाइन जो है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार को, उसका 14% जो है वो हम कहां से लेके आ रहे हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से इसका हम लेके आ रहे हैं। साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास तो बढ़ेगा ही, साथ में रोजगार पैदा करने और उत्पादकता बढ़ाने में इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। ये गुणक प्रभाव हम अपना जो लेक्चर सीरीज होती है उसमें डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक बात है। तो आगे बढ़ेंगे अभी। और इस पे अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है, बोल रहे हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का तो मानना है कि सरकार ने अभी तक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे अच्छी योजना को चयन किया है। भारत सरकार ने इस प्रकार की बहुत अभी तक ऐसी योजना का चयन किया है जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसको आप ऐसे और समझ सकते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे सरकार ने अभी 6 लाख करोड़ रुपए की शुरुआती योजना बनाई है कि 6 लाख करोड़ रुपए हम जो हमारे पास संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को किराए पे देके अर्जित करेंगे। ठीक बात है, 6 लाख करोड़, और बोला कि इसका उपयोग कहां करेंगे, दूसरे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, दूसरे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे जो संपत्ति है वो कौन सी है, पहले से ही जो संपत्ति हमारे पास उपलब्ध है, जैसे सरकार ने बोला हमारे पास सड़क है ना, और हमारे पास रेल यातायात साधन रेल है, और हमारे पास हाईवेज जो हैं उन सब का इस्तेमाल हम उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे किराए पे देंगे। उससे किराया जो आएगा उससे क्या करेंगे, हम नए सड़कों का या नए संपत्तियों का निर्माण करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इन सड़कों को फिर से क्या करेंगे, हम इसको मोनेटाइज कर देंगे, यहां से फिर से हम पैसा लेके आ जाएंगे, उससे फिर संपत्तियां बनाएंगे। तो ये इकोसिस्टम एक बार हमने अगर बना लिया तो ये सतत विकास के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे हम सतत विकास को हासिल कर पाएंगे और सतत विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक बात है। अच्छा, अर्थशास्त्री आमतौर पर मानते हैं कि सरकार की तुलना में निजी क्षेत्र द्वारा दुर्लभ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन और आवंटन किया जाता है, इसलिए एमएनपी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि करेगा। अर्थशास्त्री भी मान रहा है, ये तय है कि निजी क्षेत्र जो है वो संसाधनों का दोहन सही प्रकार से करेगा, और जो आपकी अर्थशास्त्र हो या अर्थव्यवस्था हो, इसका ना गोल गोल ये घूमती सिर्फ एक ही चीज पे है, संसाधनों के उपयोग पे। आप किस प्रकार अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, यही देखने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। अब जैसे ही कोई योजना आती है तो हमें लगता है कि इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो क्या क्या चिंताएं या आशंकाएं जो हैं व्यक्त की जा रही हैं लोगों के द्वारा या अर्थशास्त्रियों के द्वारा, एक नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि सबसे पहली जो हमारे पास जो चिंता है ना कि भाई भ्रष्टाचार, इससे हमें दिख रहा है कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो संपत्तियां हैं जो किराए पे दी जाएंगी वो किसी न किसी राजनीतिक प्रभाव के द्वारा की जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत ही इन संपत्तियों का आवंटन जो होगा वो निजी क्षेत्र को होगा, और कुछ राजनीतिक पार्टियां या विपक्षी दल जो हैं वो पहले से ही बोल रहे हैं कि अपने ये कुछ मित्र व्यवसायी लोग हैं उनको फायदा देने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहली आशंका हमारी यही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है यदि इस तरह से सरकार इन साधनों का उपयोग करती है। यदि राजनीतिक दबाव में आके या अपने राजनीतिक माहौल अपनी तरफ करने के लिए अगर इस प्रकार से आवंटन किया जाता है, इन संसाधनों को किसी को दिया जाता है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा जरूर देगा। दूसरा, इसके बाद क्या है, अवसर लागत।
ब्राउनफील्ड संपत्तियों से मुक्त यह पूंजी जिसका उपयोग सरकार अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए करेगी निजी जेब से आ रही है, इसलिए उच्च सरकारी खर्च कम निजी खर्च की कीमत पर आएगा। समझ में नहीं आया, गोल गोल हो गया। क्या बोल रहे हैं कि इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों से जो पैसा आ रहा है ना, वो आ कहां से रहा है? अगर आप देखोगे वास्तविक रूप से ये पैसा जो है ना वो निजी क्षेत्र से आएगा, तो उपभोक्ता से ही पैसा, लेकिन निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र के पास जा रहा है और फिर सरकार उसको खर्चा कर रही है फिर से बुनियादी ढांचे के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। और क्या समस्या हमें, और क्या चिंताएं समझ में आ रही हैं यहाँ पे? बोला कि एक तो यह है कि संरचनात्मक और वित्तीय मुद्दे हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसको अभी किसी रूप से कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, किस प्रकार वो अपना इतना पैसा लेके आएगा। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कि यदि जो मुंबई से दिल्ली की सड़क है उसको यदि किसी निजी क्षेत्र को दिया जाता है तो सरकार उससे 100 करोड़ रुपए की डिमांड करती है कि हम आपको 100 करोड़ रुपए में 15 साल के लिए दे देते हैं। तो अभी ये मुद्दा यह है कि वो 100 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो निजी क्षेत्र रहेगा उसका संरचनात्मक ढांचा कैसा होगा। इन मुद्दों पे अभी कोई स्पष्टीकरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो चौथी आशंका व्यक्त की जा रही है कि भैया इसका जो अल्टीमेट, जो इसका अंतिम जो नुकसान है वो उपभोक्ता को सहन करना पड़ेगा। ये तो ठीक बात है, कोई भी चीज हो अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसका जो भुगतान है वो अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसके कारण क्या बोल रहे हैं कि ना जो प्राइस है, जो मूल्य है वो बढ़ेगा, मूल्य में यहां पे हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार तो किसको दे देगी, निजी क्षेत्र को दे देगी। और निजी क्षेत्र हमेशा से देखा जाता है कि ये लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक बात भी है, उसको लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही काम करेगा निजी क्षेत्र। तो यदि निजी क्षेत्र ऐसा करता है तो निजी क्षेत्र जो मूल्य रहेगा उसको बढ़ाने में और उसको अधिकतम वसूल सकता है, जो अधिकार रहेंगे वो निजी क्षेत्र के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो एक ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है, देखना होगा क्या होता है आगे। आइए अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। यहां पे आप आर्टिकल रेफरेंस देख सकते हैं। क्या है हमारा अगला मुद्दा? सीरीज 6 गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये आर्टिकल रेफरेंस आप देख सकते हैं हमने लिया है, इसी पे आधारित हमारी आज की चर्चा होने वाली है। आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है उसके पहले थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं हम कि खबरों में क्या चल रहा है। खबरों में यह है कि जो आरबीआई है उसने भारत सरकार के बिहाफ पे गोल्ड 6वीं 2021-22 की 6वीं गोल्ड सीरीज को यहाँ पे चालू कर दिया गया है, जो है कि सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। 30 अगस्त से 2 सितंबर तक आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, आरबीआई ने क्या बोला और इसको कैसे खरीद सकते हैं? बोला कि ना आपको 999 शुद्धता का जो सोना है वह 4,732 रुपए प्रति ग्राम की दर से आप इसको खरीद सकते हैं। और उसका जो मूल्य है कहां से निर्धारण हुआ? इसका मूल्य निर्धारण औसत समापन मूल्य के आधार पे, जो कुछ पिछले 3 या अंतिम 3 दिन जो होते हैं सप्ताह के, उनके औसत समापन मूल्य होता है, मतलब जिसको क्लोजिंग हम प्राइस बोलते हैं सोने की, वो 3 दिन का देखते हैं पिछला, उनका एवरेज करके निकालते हैं तो वह प्राइस, वह मूल्य 4,732 रुपए आता है। इस पे आप इसको खरीद सकते हैं। यदि इसको आप ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं, आप पेमेंट जो है, भुगतान जो है ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, तो आपको 50 रुपए प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक बात है। अब समझते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली में क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में ना सोना जो है बहुत लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो अब सरकार क्या चाहती है कि आप भौतिक रूप से सोना ना खरीद के डिजिटल माध्यम से सोना खरीदें। आपको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं, एक ऐसी चीज उपलब्ध करवा देते हैं जहां पे आपको भौतिक रूप से सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी सोने को
डिजिटल माध्यम से खरीद सकते हैं। अभी इससे सरकार को क्या फायदा होगा और निवेशकों को क्या फायदा होगा, दोनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो मुद्दा हो गया कि हम भौतिक सोने को डिजिटल सोने के साथ, फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड के साथ हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, इनको हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में होती है और ये आरबीआई के द्वारा इनको जारी किया जाता है, जिसका पैसा जो होता है वो सरकार के पास उपलब्ध होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। वे सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो सोने के ग्राम में अंकित होती हैं। वे भौतिक सोना रखने के विकल्प हैं, है ना। बॉन्ड क्या होता है, उसमें अभी आपका मूल्य नहीं लिखा, उस पर क्या लिखा है जब आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे कि 1 ग्राम, इसका जो मिनिमम क्वांटिटी होता है, इसको जो न्यूनतम इसकी मात्रा जो होती है वो 1 ग्राम से चालू होती है। तो जब आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आप पे गोल्ड बॉन्ड पे लिखा होगा कि 1 ग्राम जो सोना है वो आपके द्वारा धारित किया जाता है। आपके पास 1 ग्राम सोना आपने खरीद लिया है, ऐसा आपके पास लिखा रहेगा। ठीक बात है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में, है ना, इस डेट को आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण डेट है, नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल के लिए एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करना। पहला मुद्दा तो क्या हो गया कि हमें भौतिक सोने को डिजिटल सोने के साथ परिवर्तित करना है। दूसरा बोला जो घरेलू बचत होती हैं उनको हमें सरकार के पास पहुंचाना है। ठीक है, निवेशकों को निर्गम मूल्य नगद में देना होगा। बॉन्ड परिपक्वता पर नगद में भुनाया जाएगा, जारीकर्ता द्वारा वापस खरीदा जाएगा। अब सर ये हमने गोल्ड बॉन्ड में सोना तो खरीद लिया, गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, अब जब इसकी परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, इसमें 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है आपको, तो उस समय पे क्या होगा, क्या हमें सोना वापस लेना होगा? नहीं, बोला कि आपने नगद में भुगतान किया था तो उस समय पे जो सोने का भाव चलेगा उसके बराबर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। यहां पे जो जारी कर रहा है उसके द्वारा ही आपको यह भुगतान कर दिया जाएगा। मूल्य क्या लेंगे, उस समय पे अंतिम 3 दिवस के जो क्लोजिंग रेट होंगे उसका एवरेजिंग करके रेट आपको निकाल के, और जितने ग्राम आपके द्वारा सोना रखा गया होगा उस समय पे, उससे आपको मल्टीप्लाई करके भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक बात है। अभी क्या होता है गोल्ड बॉन्ड में, 2 बातें, है ना, 2 तरीके से निवेशकों के लाभ हो सकते हैं। अभी एक बार में हम इसकी चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन अभी समझना क्या 2 लाभ है। पहला लाभ तो यह है कि इसका जो अवधि है मैंने आपको बताया 8 वर्ष है। आपने आज जो अभी गोल्ड बॉन्ड सीरीज सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें जो है 4,732 रुपए प्रति ग्राम आपसे लिया जा रहा है। मान के चल लेते हैं आपने 10 ग्राम सोना खरीद लिया 47,320 रुपए में। ये कब खरीदा आपने? ये खरीदा आपने 1 सितंबर 2021 को। इसकी परिपक्वता तिथि कब आएगी? 31 अगस्त 2029, 8 साल बाद। तो उस समय पे आपको क्या होगा, 10 ग्राम सोना आपका होगा। ठीक है, 10 ग्राम सिर्फ सोना नहीं होगा आपको, इस सोने पे आपको प्रतिवर्ष 2.5% ब्याज दिया जाएगा, वो भी सोने के रूप में। मतलब 10 ग्राम आपके पास सोना है, इसको हम 2.5% इसका निकाल लेंगे। वो आपको क्या मिलेगा? ब्याज के रूप में हर साल मिलेगा, प्रत्येक वर्ष मिलेगा। ठीक है, तो इसको यदि हमने 8 साल तक इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये करीब 12.25 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपका रेट उस समय का, हम मान लेते हैं कि उस समय पे जो रेट है वह 10,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गया। तो अभी आपको कितना रुपए वापस मिलेगा? 1,25,500।
आपने निवेश कितना किया था? 47,320। यहां पे देख सकते हैं हम करीब करीब 75,000 रुपए का आपको फायदा हो गया, और यह फायदा कितने सालों में हुआ है? 8 सालों में हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे आपको क्या हो गया? पूंजीगत लाभ हो गया। जब आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है तो सरकार क्या बोलेगी? पूंजीगत लाभ पे हमारा टैक्स बनता है, कर बनता है। तो सरकार ने क्या बोला कि जो गोल्ड बॉन्ड से आपको फायदा होगा, पूंजीगत लाभ होगा, और आपको इस पे जो ब्याज मिलेगा, दो तरह के फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको ब्याज मिल रहा है, दूसरा आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है, क्योंकि सोने की जो वैल्यू है, गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है, इसलिए आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है। तो हम दोनों तरह के लाभों को क्या करते हैं? कर मुक्त रखते हैं। आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। ठीक बात है। 3 फायदे हो गए। एक तो आपको ब्याज मिल रहा है, दूसरा आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है, तीसरा आपको इसके ऊपर कोई कर नहीं देना। ये कर मुक्त आय है। ठीक बात है। ये 8 साल का होता है, और इससे यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो 5वें वर्ष के पश्चात आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका न्यूनतम अनुमेय निवेश इकाई 1 ग्राम, मतलब आपको कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना पड़ेगा, 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीदना होगा। ठीक बात है। अब मुद्दा आता है सर कहां से खरीद सकते हैं? आप किसी भी वाणिज्यिक बैंक से खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, या स्टॉक होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से भी आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक बात है। यहां से आप खरीद सकते हैं, किसी बैंक में जाकर खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE से भी इसको हम खरीद सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से इसको हम खरीद सकते हैं। 50 रुपए की अतिरिक्त छूट भी हमें यहां पे प्राप्त होगी। इसके लाभ क्या हैं? पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने के बेहतर तरीकों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पूंजी वृद्धि के साथ साथ निवेशक को एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। निश्चित ब्याज दर में क्या बोला आपको? 2.5% सोना हर साल मिलेगा, और साथ साथ क्या हो रहा है? आपकी पूंजी वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जो सोने का दर है, सोने का जो मूल्य है, वो है हमेशा हम देखा है कि बढ़ते होता है। इसके अलावा यह कर कुशल है। कर कुशल क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे इसको सरकार ने क्या बोला है कि भाई ये जो है आपकी जो आय रहेगी वो कर मुक्त आय है। ठीक है, इसलिए भी अच्छी बात है, इसमें हमें निवेश करना चाहिए। यह भारत में भौतिक सोने की मांग पर गंभीर प्रभाव डालता है, और इस प्रकार सोने के लिए भारत के आयात बिल को कम करता है। यह हुआ सरकार को फायदा। एक सरकार को फायदा क्या हो रहा है कि सरकार के पास तो पैसा आ रहा है। सरकार को पैसे की जरूरत होती है। जब हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार को हो रहा है तो सरकार क्या करेगी? ऋण लेने जाती है बाजार में, या फिर नए नोटों को करेंसी प्रिंटिंग की जाती है। तो सरकार के पास क्या है? पैसे की जरूरत होती है, तो बॉन्ड के माध्यम से भी पूरी की जाती है। एक तो पहला तरीका होगा, सरकार के पास जो राजकोषीय घाटा हो रहा है उसको पूर्ति करने के लिए पैसा सरकार को गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा है। इसके बाद दूसरी बात जो है, सरकार को दूसरा फायदा क्या हो रहा है? सरकार क्यों चाहती है कि भौतिक गोल्ड ना खरीद के आप भौतिक सोना ना खरीदते हुए डिजिटल सोना खरीदें? यह वाकई में सरकार को बहुत फायदेमंद है। देखिए कैसे, क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप भौतिक सोने की मांग ना, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदने लगोगे, डिजिटल सोने पे आप परिवर्तित हो जाओगे, तो भौतिक सोने की जो मांग है वो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो हमें सोना कम निर्यात करना है। सोने का निर्यात क्या होगा? कम हो जाएगा। जब सोने का निर्यात कम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी जो होगी, जिसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में हम जो पेमेंट करते हैं, हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है, फॉरेन करेंसी जो विदेशी मुद्रा का जो हमारे पास रिजर्व होता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। विदेशी मुद्रा का निर्यात कम होगा, विदेशी मुद्रा हमें कम बाहर भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया? सोने का आयात जो है वह कम कर दिया। आयात सोने का कम कब करेंगे हम? जब हम डिजिटल सोना खरीदने लगेंगे। तो भौतिक सोने की मांग कम हो जाएगी, भौतिक सोने की मांग कम हुई तो हमें आयात कम करना पड़ेगा। कम आयात करना पड़ेगा तो विदेशी मुद्रा का जो निर्गमन है वह भी कम हो जाएगा। दूसरे देशों में विदेशी मुद्रा हमें नहीं देनी होगी।
ठीक बात है, इसलिए भी सरकार चाहती है कि आप क्या करें, डिजिटल गोल्ड पे शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब यहां पे हम नुकसान की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो नुकसान नहीं है, दो ही नुकसान है। तरलता की कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि भाई इसमें क्या है ना कि जो है ये भौतिक सोने के विपरीत एक दीर्घकालिक निवेश है ना, 8 वर्ष का निवेश है जिसे तुरंत नहीं बेचा जा सकता। इस प्रकार निवेशकों के लिए कुछ तरलता की चिंताएं हो सकती हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आपके पास हो सकती हैं। आपके पास जो लघु समय की अवधि जो होती है उसमें आपके पास पैसे की कमी हो सकती है ना, क्योंकि यह दीर्घकालिक निवेश है। इसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, इसलिए मैच्योरिटी से पहले बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो सरकार ने दूसरा ऑप्शन क्या दिया था कि भाई 8 वर्ष की अवधि के लिए आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या कर दो, इसको बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। जैसे शेयर्स को, स्टॉक्स को बेचा जाता है, वैसे ही इस गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में बेचा जा सकता है ना। ये लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पे वॉल्यूम कम है, तो आपके गोल्ड बॉन्ड बिकने की संभावना कम नजर आती है ना। तो आप बेचने का ऑप्शन तो आपके पास है, तरीका तो है, विकल्प मौजूद है आपको बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला आपको शायद नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे वॉल्यूम की कमी देखने को हमें मिल रही है ना। तो ये दो ही चिंताएं हैं। यदि आपके पास लंबे समय में निवेश करने के लिए वित्त उपलब्ध है तो जरूर इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के अगले मुद्दे के बारे में, उद्योग 4 या औद्योगिक क्रांति 4 की हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल रेफरेंस है जहाँ से हमने ये लिया है और आज की जो चर्चा है वो इसी आर्टिकल पे हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उद्योग 4 या औद्योगिक क्रांति 4 क्या है? यह शब्द इंडस्ट्री 4 जर्मन सरकार द्वारा 2011 में गढ़ा गया था। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री 4 से जुड़ी कुछ प्रौद्योगिकियां हैं। इतने सारे न्यू टर्मिनोलॉजीज, इतने सारे नए जो हमने शब्द देखे, ये सब क्या है? इन्हीं सब के कारण हमने क्या बोला कि नई औद्योगिक क्रांति 4 का उद्गमन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्या क्या नई चीजें आ गई, उन्होंने बताया हमें कि भाई पहली नई चीज तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? है ना कि भाई आपके पास कोई तकनीक है, कैसे हम उस तकनीक का, या कोई प्रोडक्ट है, रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको कई बार बोलेंगे, या कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण की गतिविधियां होती हैं, विनिर्माण की जो तकनीक है उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तीसरी बात साइबर फिजिकल सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की हम बात करें यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के आने से ही हम इसी को औद्योगिक क्रांति 4 की शुरुआत मान रहे हैं। यह एक तकनीकी क्रांति है जो मौलिक रूप से हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को बदल रही है ना। कोरोना के बाद तो हम देख सकते हैं कि कितना सारा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बदलाव पहले से ही चालू है। 2011 में ही जर्मन सरकार के द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया था। इसके पहले, सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें हमने क्या किया था? पहली औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? उत्पादन मशीनीकरण के लिए पानी और भाप शक्ति का इस्तेमाल किया गया था पहली औद्योगिक क्रांति में। दूसरे में बड़े पैमाने पर उत्पादन बनाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया था। तीसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया था, जिससे उत्पादन को क्या किया था हमने? स्वचालित किया था, बिजनेस ऑटोमेशन किया था हमने यहाँ पे, या मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन किया था। अब चौथी औद्योगिक क्रांति, तीसरी डिजिटल क्रांति पर निर्माण कर रही है, जो पिछली शताब्दी के मध्य
से हो रही है। यह प्रौद्योगिकी के एक संलयन द्वारा विशेषता है जो भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रही है। अभी ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है या डिजिटल क्रांति भी हम इसको बोल सकते हैं, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, सभी तरह की चीजों में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भौतिक दूरियां नहीं बची हमारे बीच, हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, कैसे भी जुड़ सकते हैं। जिस माध्यम से आज हम पढ़ाई कर रहे हैं यह भी एक डिजिटल क्रांति का ही रूप है। यदि यह डिजिटल क्रांति नहीं होती शायद हम आज इस प्रकार पढ़ाई ना कर पा रहे होते। ठीक है, तो इसी को हम क्या मान रहे हैं, चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मान रहे हैं। और क्या हो गया इसमें, बोल रहे हैं कि जो विनिर्माण की गतिविधियां है ना वो डेटा ड्रिवन हो गई हैं, डेटा संचालित हो गई हैं, कि आंकड़ों के आधार पे हम इसका अभी निर्माण या विनिर्माण करेंगे। सेंसर, ट्रांसमीटर और क्लाउड जैसे इलेक्ट्रॉनिक की कम लागत ने हमें परिचालन गतिविधियों के दौरान उत्पादित डेटा को पकड़ने की अनुमति प्रदान की है। उन्नत एल्गोरिथम की उपलब्धता के साथ इस कैप्चर किए गए डेटा को वास्तविक समय में निर्णय लेने के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। आज के हमारे पास डेटा है और डेटा ही सब कुछ है। डेटा से ही हम बहुत सारे अपने निर्णय लेते हैं। किस प्रकार डेटा का इस्तेमाल आज हम बिजनेस में या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, ये सब क्या है, औद्योगिक क्रांति 4 की शुरुआत है। अच्छा, इस औद्योगिक क्रांति को कई देशों ने अपने अपने हिसाब से नाम रख लिया है ना। ठीक है, देखते हैं क्या है। इस प्रकार उद्योग 4 ने विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ डेटा को एकीकृत कर लिया है ना। आंकड़े से आधारित चीजें आजकल हो गई हैं। डेटा संचालित निर्णय लेने का लाभ उठाने के लिए अन्य देशों की सरकारों ने भी उद्योग 4 जैसी अपनी औद्योगिक पहल की है। उदाहरण के लिए अमेरिका इसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, औद्योगिक क्रांति 4 का ही वर्जन है। इसके बाद चीन क्या बोलता है, चीन इसे मेड इन चाइना बोलता है 2025, और भारत इससे मेक इन इंडिया बोलता है या डिजिटल इंडिया बोलता है ना। अन्य देशों ने, जर्मन ने तो इसको जर्मन ने तो इसको औद्योगिक क्रांति 4 बोला था, लेकिन बाकी देशों ने, अमेरिका, चाइना और इंडिया ने भी इसको दूसरे नाम दे दिए हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है इस औद्योगिक क्रांति 4 की, जो लघु और सीमांत, लघु, मध्यम और सीमांत, सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो उद्योग हैं, एमएसएमई बेसिकली हम इसको बोलते हैं, एमएसएमई पे इस औद्योगिक क्रांति 4 का क्या प्रभाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण यही है कि किस प्रकार ये औद्योगिक क्रांति 4 जो है वह हमारे एमएसएमई को प्रभावित कर रही है। तो पहले हम एमएसएमई का महत्व जान लेते हैं कि एमएसएमई का आज भारत के अंदर क्या महत्व है। एक चर्चा कर लेते हैं एमएसएमई के महत्व पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 6 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, कितने, 6 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। 11 करोड़ से अधिक, कितने, 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और देश के निर्यात में आधा योगदान जो है वो एमएसएमई करते हैं। 4 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। क्या बोला कि भाई ना 6 करोड़ इनकी जनसंख्या है एमएसएमई की, पहली बात। दूसरी बात, 11 करोड़ लोगों को ये रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरी बात, सकल घरेलू उत्पाद में 30% हिस्सा इनका है और जो भारत का निर्यात है उसमें आधा योगदान एमएसएमई का है। ठीक बात है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम बड़े उद्यमों के लिए भी सहायक हैं, जिससे एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण होता है। यह तो बहुत ठीक बात है कि बिना एमएसएमई के, बिना सूक्ष्म, लघु और सीमांत उद्यम के हम ना आपूर्ति श्रृंखला को नहीं बना सकते, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में इनका योगदान है। नीचे जो चीजें होती हैं उनको उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक बात है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम भारत में 95% से अधिक उद्योगों का निर्माण करते हैं।
कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% से अधिक उत्पादन यही करते हैं और 40% से अधिक कार्यबल को रोजगार देते हैं। जो भारत का कुल कार्यबल है उसके 40% को रोजगार कौन देता है? एमएसएमईज देते हैं। यह तो बात हो गई एमएसएमई के महत्व की। अब जो औद्योगिक क्रांति 4 है इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है एमएसएमई पे वो देख लेते हैं, या क्या प्रभाव पड़ सकता है। उद्योग 4 के संबंध में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के सामने आने वाली समस्याएं, नई प्रौद्योगिकियां और उनके लाभों के बारे में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के बीच जागरूकता की कमी है। जानकारी नहीं है इनके पास, यह जानकारी है तो लेकिन उतने सक्षम नहीं है ये उद्यम। उद्योग 4 को अपनाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बड़े वित्तीय निवेश करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अभी क्या बोला कि आपको यदि इन औद्योगिक तकनीक का इस्तेमाल करना है, इन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नया वित्त चाहिए इन कार्यक्रम को चालू करने के लिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी सही सेट में निवेश करने के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की भी आवश्यकता होगी। यह भी आपके ऊपर एक वित्त का भार बढ़ाएगा। किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए एक संगठन को सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति और लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को उन लाभों पर विश्वास करने की आवश्यकता है जो उद्योग 4 प्रौद्योगिकी पेश कर सकती हैं। और इसको हमें अगर लागू करना है औद्योगिक क्रांति 4 को, तो हमें एक अच्छा संगठन चाहिए, एक अच्छी संस्कृति चाहिए और हमें कुछ सकारात्मक विचार होने चाहिए, तभी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये तो हमने समस्याएं देख ली कि अभी क्या समस्याएं हैं इनके साथ। तो अभी आगे का रास्ता क्या है, कैसे हम इन एमएसएमई को औद्योगिक क्रांति 4 को अपनाते हैं, या किस प्रकार इनको अपनाने के लिए हमें इनको उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। हालांकि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम द्वारा 4 प्रौद्योगिकियों को उद्योग 4 मतलब औद्योगिक क्रांति 4 प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बाधाओं की भूल भुलैया को पार करने की आवश्यकता है। यह उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगी क्योंकि वे ग्राहकों को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने में सक्षम होंगे। और यदि इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो एमएसएमई हैं वो अपने वस्तु एवं सेवाओं को विश्व स्तरीय बना पाएंगे, जिससे उनके कस्टमर जो हैं, उपभोक्ता जो हैं वो बढ़ेंगे, जिससे उसका जो फायदा है, वास्तविक फायदा है, वो एमएसएमई को ही मिलेगा। चूंकि भारत 2020 में पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हुआ, यह याद रखने योग्य आंकड़ा है। इसलिए इसके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बिना किसी झिझक के उद्योग 4 प्रौद्योगिकियों को अपनाना अनिवार्य है। अगर हम नवाचार की सूची में आते हैं, कौन से शीर्ष 50 देशों की सूची में हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हमें इन नई औद्योगिक क्रांतियों को, अपने एमएसएमई को अपनाना होगा और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और आगे क्या चल रहा है? भारत सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यवसायियों, उद्यमियों, औद्योगिक संघों, ट्रेड यूनियनों, उद्यम पूंजीपतियों, सलाहकारों और अनुसंधान एजेंसियों के उचित संवेदीकरण से इस कार्य को गति देने में मदद मिलेगी। कोविड-19 महामारी से अचानक उत्पन्न हुई विनिर्माण चुनौतियों को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है जब भारत में अधिकांश स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा एमएसएमई पर निर्भर है ना। कोविड में देखा कि हमने जो हमारा हेल्थ सेक्टर जो था, जो भौतिक सुविधाएं थी स्वास्थ्य की, वो किसके ऊपर निर्भर थी? एमएसएमईज के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए एमएसएमई को तो हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और एमएसएमई को औद्योगिक क्रांति 4 से अवगत कराना है और उसका क्रियान्वयन भी हमें कराना है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
आज का अंतिम मुद्दा, CSR पर सरकार का स्पष्टीकरण। यहां पे आप आर्टिकल रेफरेंस देख सकते हैं। अभी CSR पे सरकार ने ऐसा क्या बोल दिया जो चर्चाओं में है, पहली बात। दूसरी बात, CSR क्या होता है और अभी क्या परिवर्तन CSR में आया है। CSR किन कंपनियों या किन निगमों के ऊपर ये स्थापित होता है, शासित होता है। आइए इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्या है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2021 से पहले अतिरिक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR इसको हम बोलते हैं, व्यय को भविष्य के CSR व्यय आवश्यकताओं के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं के लिए कॉरपोरेट दान को CSR के रूप में नहीं गिना जा सकता है। ये तो बहुत समस्याएं यहां पे हमें देखने को मिल रही हैं। क्या बोल दिया कि अभी इसको ऐसे समझते हैं कि एक कंपनी है A लिमिटेड, इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में CSR के रूप में करीब करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जब इसके CSR खर्चे की गणना की गई तो मालूम चला कि हमें तो 8 करोड़ रुपए ही खर्च करने थे। क्या कि हमें 8 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन हमने CSR गतिविधि जो थी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो था, उसमें हमने 10 करोड़ रुपए खर्चा कर लिया। मतलब 2 करोड़ रुपए का यहां पे हमने क्या कर लिया, अतिरिक्त खर्चा कर लिया। 2 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हो गया। तो अभी कंपनी ने क्या सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 2 करोड़ रुपए को आने वाले सालों में समायोजित कर लेंगे। सरकार को बोल देंगे कि जो वित्तीय वर्ष 2021 था उसमें हमारी जो उत्तरदायित्व था 8 करोड़ रुपए का था और खर्चा 10 करोड़ कर दिया था, इसलिए 2 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त वहां पे कर दिया था। अभी आने वाला जो साल होगा 2021-2022, उसमें क्यों ना हम 2 करोड़ रुपए कम खर्च कर लेंगे। ठीक है, सरकार ने बोल दिया अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पहली बात, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। यदि आपने कोई अतिरिक्त CSR खर्चा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप आगे समायोजित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो अपने CSR खर्चे को सरकार की किसी योजना में पैसा दे देती हैं, दान दे देती हैं और बोलते हैं कि यही हमारा क्या हो गया, CSR गतिविधि हो गई। तो सरकार ने बोला कि नहीं, अब किसी भी योजना में या सरकार को दान देने से आपकी CSR गतिविधि का कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा। ये 2 बातें या 2 स्पष्टीकरण यहां पे सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक बात है। CSR के संबंध में स्पष्टीकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा CSR पर नए परिपत्र के तहत जारी किए गए। सर्कुलर भी इस बात के लिए इन्होंने जारी कर दिया है। अभी समझ लेते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। इसको कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत शासित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के द्वारा यह शासित होता है। ठीक बात है, 2013 की यहां पे इसको अपन करेंगे धारा। ठीक है, क्या होता है, सामान्य तौर पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को कंपनी के पर्यावरण पर प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने और जिम्मेदारी लेने के लिए कॉर्पोरेट पहल के रूप में संदर्भित करता है। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोला कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो ये कई तरह से प्रदूषण फैलाती हैं और इस प्रदूषण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाज पे पड़ता है। तो इसी नकारात्मक प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए इन कंपनियों को, इन फैक्ट्रियों को, इन उद्योगों को क्या करना चाहिए, अपने लाभ का कुछ हिस्सा इस समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। यहीं से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत होती है।
क्या बोला कि भाई जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, ये प्रदूषण फैलाती हैं किसी ना किसी प्रकार से, या संसाधनों का दोहन करती हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव होता है, और इसी नकारात्मक प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा इन समाज के जन कल्याण योजनाओं के लिए खर्च करना चाहिए। ठीक है, और इसको भारत पहला ऐसा देश है जिसको कानूनी रूप से इस CSR को जरूरी किया गया है। आवश्यक रूप से कुछ निश्चित कंपनियों को अपना कुछ निश्चित लाभांश इसके लिए उपयोग करना होता है, CSR के लिए उपयोग करना होता है। यह भारत ऐसा पहला देश है जिसमें कानूनी रूप से CSR गतिविधि करना अनिवार्य है। ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक बात है। और क्या है? अच्छा हाँ, किनको करना है, किन कंपनियों पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उत्तरदायित्व है वो आता है। तो बोला 3 बातें दी हैं यहाँ पे। पहले बोला कि आपका जो वार्षिक कारोबार है वो कितना है, 100 करोड़ के ऊपर जाता है तो वार्षिक कारोबार की सीमा 100 करोड़ के ऊपर हुआ तो आपके ऊपर CSR के प्रावधान लागू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली कि यदि आपकी नेटवर्थ जो है वो कितनी है, 500 करोड़। नेटवर्थ कितनी बोला, 500 करोड़। नेटवर्थ क्या होती है, कंपनी की एसेट्स को, कंपनी की संपत्तियों में से कंपनी के दायित्वों को माइनस करने के बाद, घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह नेटवर्थ होता है। ठीक है, तो कंपनी, कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे अधिक आती है तो उसके ऊपर CSR के प्रावधान जो है वो लागू हो जाएंगे। तीसरी यहां पे जो कैटेगरी है वह है कि यदि आपका जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ यदि एक साल में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो आपके ऊपर CSR के प्रावधान लागू हो जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वार्षिक कारोबार 100 करोड़, नेटवर्थ 50 करोड़ और आपका शुद्ध लाभ 5 करोड़। इनके ऊपर जाता है तो CSR के प्रावधान आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। अब CSR के प्रावधान क्या हैं, आइए देखते हैं। CSR के प्रावधान तो पहली बात यह है कि अधिनियम में कंपनियों को एक CSR समिति का गठन करना होगा। कंपनी को क्या करना होगा, अपने यहाँ पे एक CSR समिति का गठन करना होगा। यह समिति क्या करेगी, CSR की आवश्यकताओं की और CSR जो खर्चा हम कर रहे हैं उसकी निगरानी करने का काम करेगा। ठीक है। दूसरी बात, CSR में कितना रुपए खर्च करना है, तो बोला कि आपको अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ, पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निकालेंगे, उसका 2% आपको CSR के लिए खर्च करना है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। अब एक कंपनी है, उसने 2018, 2019 और 2020 यहां पे 10 करोड़ रुपए, यहां पे 12 करोड़ रुपए और यहां पे 15 करोड़ रुपए अपना उसका शुद्ध लाभ था। तो यहां पे हम देखेंगे कितना हो गया ये, इसको हम 16 लाख कर लेते हैं। 18 10 16 और 12 28, 28 10 38। इसको हम 3 से भागित कर लेंगे और जो भी इसका उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार जो भी आएगा, ये शुद्ध लाभ है। इसका 2% जो होगा वो CSR के रूप में हमें खर्च करना होगा। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि सर जो पैसा है ये 2% भी निकाल लिया, कितना रुपए खर्च करना है वो भी निकाल लिया, करना कहाँ है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन पे हम खर्च कर सकते हैं जिसको CSR के अंदर माना जाएगा। तो इन्होंने हमें गतिविधियां दी हैं। अनुसूची 7 जो है उसमें इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्या लिखा है कि भाई अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन के लिए आप काम कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना, मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का मुकाबला करना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और अन्य बीमारियां, पर्यावरण स्थिरता आदि। इन मदों में या इन चीजों के लिए आप अपना पैसा CSR का खर्च कर सकते हैं। ठीक बात है।
ये स्पष्टीकरण क्या दिया है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है कि भाई आपने यदि पहले कोई अतिरिक्त खर्चा कर लिया है, उस अतिरिक्त खर्चे को अभी आने वाले साल के CSR खर्चे में आप समायोजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, वर्ष 2021 से पहले अतिरिक्त व्यय को भविष्य की CSR आवश्यकताओं के लिए समायोजित करने के योग्य नहीं है। लेकिन अभी एक समस्या है। क्या? कि सर जब कोरोना आया ना, तो भारत सरकार के द्वारा एक फंड की घोषणा की गई, एक फंड की स्थापना की गई, जिसको हमने बोला था PM केयर फंड। ठीक है। अब सरकार ने क्या बोल दिया था मार्च 2020 में कि आप यदि PM केयर फंड में पैसा डालेंगे तो आप उस पैसे को अपनी CSR गतिविधि के रूप में दिखा सकते हैं। अभी सरकार यहां पलट रही है कि बोल रही है यदि आपने किसी प्रकार सरकार को दान वान दिया है, वो CSR की एक्सपेंसेस में हम उसको, CSR के खर्चे में हम उसको नहीं मानेंगे। तो क्या करें? तो अभी जिन लोगों ने 20 या 21 में PM केयर फंड में पैसा डाल दिया था, क्या उनको अभी CSR गतिविधि में नहीं उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको नहीं मानेंगे? तो बोला नहीं, यह एक अपवाद के रूप में हम दे सकते हैं, क्योंकि PM केयर्स फंड में हमें क्या ज्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए सरकार ने क्या बोला था? सरकार ने बोला था कि ठीक है, इसको हम CSR खर्चे के रूप में मान्य करा देंगे। सरकार इसका पहले ही परिपत्र जारी कर चुकी है, इसलिए PM केयर फंड में जो पैसा कंपनियों के द्वारा दिया गया है उसको CSR खर्चे के रूप में देखेंगे और यह एक इस नियम का अपवाद माना जाएगा। ठीक बात है। आइए, सरकार ने स्पष्टीकरण में कुछ और भी कहा है। क्या बोला? कि भाई जो कंपनी है ना, उसने ऐसा नहीं किसी NGO को या किसी दूसरी संस्था को धन का भुगतान कर दिया कि भैया ये लो मेरा CSR का खर्चा, इसका उपयोग आप गरीबों के हित के लिए कर देना। बोला इससे आपके काम खत्म नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि का उपयोग वास्तव में उनके लिए अनिवार्य CSR व्यय के लिए किया जाता है या नहीं। कंपनियों को सुनिश्चित करना है, पैसा देने से काम नहीं चलेगा, कि उस पैसे का इस्तेमाल जो बताया गया वह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यह भी कंपनियों को ही सुनिश्चित करना है। परिपत्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकारी योजनाओं के वित्त पोषण को CSR के रूप में नहीं गिना जा सकता है। यह देखते हुए CSR की व्याख्या सरकारी योजनाओं के में संसाधन के अंतराल के वित्त पोषण के स्रोत के रूप में नहीं की जानी चाहिए। हमें किसी सरकार की किसी योजना को यहाँ पे फंडिंग नहीं करना है। यदि आप उसकी फंडिंग करते हैं तो वो CSR के खर्चे के रूप में नहीं माना जाएगा। एक और स्पष्टीकरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है उसमें हमने पूछा, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनियों को किसी भी अवैतनिक CSR फंड को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे समस्या क्या थी कि सरकार ने पहले भी ये बोला था, लेकिन अभी स्पष्टीकरण दिया। तो क्या होता था कई बार कि भाई 2% हमने निकाल लिया और वह 2% जो आया वह 10 करोड़ रुपए आया। अब इस 10 करोड़ रुपए में से कंपनी के द्वारा 8 करोड़ रुपए ही खर्च किया जा सका, तो अभी 2 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी ने तो बोला हम खर्च करेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपए अभी खर्च नहीं कर पाए। तो कंपनियां क्या करती थी, इसको अपने ना सिर्फ लेखांकन की दृष्टि से एक अलग मद में हस्तांतरित कर देती थी। अभी लेकिन यहां पे सरकार ने क्या बोला, नहीं, सिर्फ मद में अलग से इसको हस्तांतरित करने से काम नहीं होगा, इसके अलग से आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा और बची हुई धनराशि को उस बैंक अकाउंट में हस्तांतरित करना होगा, जिसका उपयोग आप अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं करेंगे। ठीक बात है। लेखांकन की दृष्टि से, अकाउंटिंग के लिए हम क्या करते थे, उसको एक अलग हेड में ट्रांसफर कर देते थे। अभी ऐसा नहीं चलेगा, आपको अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना है और उसमें इस बची हुई धनराशि को हस्तांतरित करना होगा। यहां पे कुछ पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख हैं जो आपको हमेशा की तरह दिए जा रहे हैं। यह आपको खुद से पढ़ने हैं, आपको अपनी पढ़ने की क्षमता को विकसित करना है, उसको ठीक करना है, आप खुद से कितना विश्लेषण कर पाते हैं। इसलिए इन दिए हुए आर्टिकल्स को आप खुद से पढ़ेंगे, रेफरेंस देख सकते हैं आप।
ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे। आज के अभ्यास के लिए जो वैकल्पिक प्रश्न है उनको एक बार हम देख लेते हैं क्या हैं, जिनके आंसर्स आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में। पहला प्रश्न है आपके लिए, ब्राउनफील्ड एसेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बुनियादी ढांचे की संपत्तियां हैं जो खरोंच से निर्मित होती हैं। ये संपत्तियां राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना में शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन या कथनों का समूह जो है वह सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना दो। अगला प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सरकार के ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। यह ब्याज देने वाले उपकरण हैं। इन बॉन्डों में निवेश करने के मामले में पूंजीगत लाभ की संभावना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कथनों का समूह सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन। आपको बताना है कौन सा सही है। आखिरी प्रश्न है आपका आज का, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बताना है कौन सा कथन गलत है? यह कंपनी अधिनियम के तहत शासित है। इसके तहत कम से कम 1000 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनियां आती हैं। कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के अपने औसत लाभ का कम से कम 2% हर साल CSR गतिविधि पर खर्च करना होगा। CSR आवश्यकताओं से अधिक 31 मार्च 2020 को PM केयर फंड में किए गए दान को वित्त वर्ष 2021 के लिए CSR व्यय आवश्यकताओं के खिलाफ सेट किया जा सकता है। इसको समायोजित कर सकते हैं। आपको आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको ये लेक्चर कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया और आप अपनी पढ़ाई, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम इसी श्रृंखला में अगले हफ्ते की होने वाली समसामयिक घटनाओं के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।